हम देखने वाले अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र कक्षा 7वीं विषय गणित के लिए 2022-23 का प्रश्न पत्र है ये, जो कि कल यही का यही प्रश्न पत्र आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रश्न पत्र होने वाला है 11 नवंबर को कक्षा 7वीं गणित का पेपर होने वाला है, यही वाला आपको आएगा। और यदि आप 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वही प्रश्न आपको आएंगे और इन प्रश्नों के आपको उत्तर भी तैयार करके रखना है। यहाँ पर मैं आपको आंसर भी बताऊंगी, जिससे आप आंसर को भी फटाफट से नोट करते हुए चले। ठीक है, तो आंसर के साथ साथ में आपको जो क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर भी नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे फटाफट से, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 7वीं गणित का पूरा संपूर्ण प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक मूल्यांकन का हल सहित बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर गणित का हम प्रश्न नंबर पहला चलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से लेकर 10 तक के सारे जो है बहुविकल्पी प्रश्न में आते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़कर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो पहला है ऋण 6 धन ऋण 2 का मान क्या होगा। देखिए बीच में ऋण है लेकिन दोनों आसपास क्या है, ऋण, जो बीच में धन है लेकिन दोनों चिन्ह क्या है, ऋण। ठीक है, तो हम चिन्हों को खोलते हैं, कोष्टक से बाहर ऋण को निकालते हैं। धन में ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण। कोष्टक के अंदर जो होता है चिन्ह और कोष्टक के बाहर के चिन्ह का आपस में गुणा होता है, चिन्हों का गुणा इसको कहते हैं। अब दोनों ऋण के चिन्ह है, इसका मतलब ये संख्या जुड़ेगी, तो दोनों संख्याओं का ऋण है तो आंसर में भी ऋण आएगा। 6 और 2 कितने हो जाएगी, 8। तो सही उत्तर क्या होगा, ऋण 8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको ऋण 8 लिख देना है। ठीक है, पी में 7 जोड़ना है। पी एक जो है यहाँ पर अचर व्यंजक है। ठीक है, इसमें हमें 7 जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, धन, और 7 जोड़ देंगे तो पी धन 7 क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से आंसर लिख लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, शीर्षों की संख्या कितनी होंगी हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमें, तो शीर्ष याद रखिए जो यहाँ पर है। तो देखिए पहला शीर्ष हो जाएगा, ठीक है, दूसरा है और तीसरा। तो ये शीर्षों की संख्या यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ये भी शीर्ष है जिसमें लंब खींचा गया है। तो 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण यानी जिसमें कोई संख्या का भाग देने पर पूरी पूरी चली जाएगी। तो ऐसी कोई संख्या है तो वो केवल 28 है, जिसमें आप जो है 2 का भाग भी दे सकते हो, 7 का भाग भी दे सकते हो, ठीक है, 4 का भाग भी दे सकते हो। तो ये संख्या जो है संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो सही उत्तर आप लगा दीजिएगा 28, ऑप्शन नंबर ए। घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या कितनी होगी, मतलब समकोण कितने होंगे ये बताना है। ठीक है, तो घड़ी की 1/4 पूर्ण घूर्णन करना है हमें, तो समकोण की जो स्थिति बनेगी 1/4 यहाँ पर होगा, तो ये पूरा समकोण बनेगा। ठीक है, 1/4 घूर्णन इसको कहते हैं हम। तो समकोण की संख्या ऑप्शन नंबर डी 1 समकोण होगा। इसके बाद के हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी, तो सममित रेखाओं की संख्या होगी आपकी, जो ऑप्शन नंबर बी है वो 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो छायांकित भाग कितने दिख रहे हैं, 1, 2 और 3 छायांकित भाग है। बॉक्स को भी गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बॉक्स है, तो बटे में 7 आना चाहिए, 7 बॉक्स है। और जितना छायांकित भाग रहता वो ऊपर लिखा जाता, तो 3 छायांकित भाग है। ठीक है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, 3/7, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो एक षटभुज है तो 6 भुजा होगी, इसके नाम से समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, आंसर लिख दीजिएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए त्रिभुज का नाम इनमें से क्या है। तो ये त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, समद्विबाहु है, जिसकी 2 भुजाएं क्या है, समान है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 0.7 और 0.08। ठीक है, 0.7 है और 0.08 का जोड़ है यानी योग है, तो 8 का 8 लिख दीजिएगा, 7 का 7, फिर दशमलव का दशमलव और 0 का 0, तो 0.78 आप इसको जोड़ के लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी 0.78 लगाना है। ठीक है, इसमें गलत है, 0.78 सही उत्तर होगा। इसके बाद क्या है, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 है, जो कि क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पेटी में 325 पुस्तकें आती है, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी आपको बताना है। ठीक है, एक पेटी में कितनी आ रही है, 325, तो 52 पेटी है, तो इधर भी 52 का गुणा कर दीजिए और 325 में भी 52, तो 52 पेटी बराबर जो आंसर आएगा आप उसको देखिए। ठीक है, तो आएगा 16,900 पुस्तकें आएंगी 52 पेटी में। ठीक है, सही आंसर होगा आपका, ही लिख देना है
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम है, तो 12 और 18 दोनों 2 से विभाजित होंगी। 6 दूनी 12 हो गया, 9 दूनी 18। फिर से हम 2 से करेंगे क्योंकि 6 है, तो 2 तिया 6 और फिर 9 जैसा वैसा, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। ठीक है, अब 3 लेंगे क्योंकि 3 और 9 दोनों 3 में आता है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये पूरा एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 में 2 का गुणा कर दीजिए 4, 4 में 3 का गुणा कर दीजिए 12 और 12 में 3 का गुणा कर दीजिए 12 तिया 36। ठीक है, तो सही उत्तर होगा 36। ये ऐसी संख्या है जो 12 के पहाड़े में भी आएगी, 18 के पहाड़े में। ठीक है, 12 तिया 36 होता है और 18 दूनी 36, मतलब सही उत्तर है। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन। एक वृत्त खींचना है और निम्नलिखित भागों को अंकित करना है। वृत्त का केंद्र बिंदु, फिर वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु। तो ए बी और ये सी, तो कैसे निकलेंगे? सबसे पहले एक वृत्त बनाया हमने, इसका केंद्र बिंदु हमने ए को बोला, तो पहले का उत्तर यहाँ पर ए लिख दीजिएगा। दूसरा क्या प्रश्न है हमें? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से खींची गई दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ये पूरी है, मतलब ए और बी है। इसके बाद में हमने वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु लिया जिसका नाम हमने सी दिया। ठीक है, तो ये हो गए तीनों पॉइंट, आप इसको कवर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, संख्या रेखा आप जानते हैं ये 0 होता है। ठीक है, इधर धन वाली संख्या होती है और इधर ऋण वाली संख्या। तो यहाँ पर धन का 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर ऋण का 1, ऋण का 2, ऐसी संख्या जो चलती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और ऋण 3, ठीक है, 5 और ऋण 3 का अंग जो है योग ज्ञात करना है। फिर से संख्या का यहाँ पर गुणा करेंगे, धन में ऋण का गुणा करा तो ऋण, संख्या 3 बाहर आ गई, बड़ी संख्या के सामने 5 के सामने धन का चिन्ह, तो आंसर धन में आएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो 2, तो आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा 2। ठीक है, सही उत्तर होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। एक टी है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें एक जो है यहाँ पर छोटी सी भुजा है, फिर 2 है इसकी यहाँ पर चौड़ाई दिख रही है, फिर ये लंबाई दिख रही है 4। इसके बाद में यहाँ पर एक फिर से आपको जो है 1 दिख रही है। तो आकृति का हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। जो छोटी आकृति वो ले लेते हैं। तो पहले इसकी क्या हो गई, जो यहाँ पर चौड़ाई वो 5 हो गई और लंबाई कितनी हो गई 1। तो यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई कर देते हैं, तो 5 गुणित 1 मतलब 5। ठीक है, इसके क्योंकि आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये बी है, आपको बी में दिख रहा है, इसकी लंबाई यहाँ पर 4 है और चौड़ाई 1 है। ठीक है, तो आकृति बी का क्षेत्रफल 4 निकल जाएगा और इसका ए का जो है 5। तो अब हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 में 4 को जोड़ देंगे 9, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए। ये आकृति दिख रही है, इसमें नाम लिखना है 2 रेखाखंडों के, 2 रेखाओं के और 2 बिंदु के। ठीक है, तो नाम लिख दीजिएगा। 2 रेखाखंड कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ON हो जाएगा। ठीक है, ON इतना वाला, उसके बाद में OQ। ठीक है, OQ यहाँ तक के इतना। तो ये 2 रेखाखंड दिख रहा है आपको, बिल्कुल L जैसी आकृति बन रही है, तो ये आकृति है। इसके बाद 2 रेखा, ध्यान से देखिएगा 2 रेखा कौन कौन सी है, तो एक तो P है और R है। पहली रेखा हो गई PR इतनी, दूसरी है S और T। ठीक है, ये वाली क्रॉस में बन रही है, तो S और T बिल्कुल क्रॉस वाले ऐसे। फिर हमें 2 बिंदु लिखना है, तो 2 बिंदु कौन कौन से इसमें दिख रहा है हमें? तो सबसे पहले तो आप Q लिख सकते हो, यहाँ Q दिख रहा है, और उसके बाद में है R। तो ये Q और ये R 2 बिंदु हमने लिख दिए। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख दीजिएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्वि भाजक आपको खींचना है। ये आप डिवाइडर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी आकृति आपकी बनेगी, यहाँ से पॉइंट आप करोगे तो ऐसी आकृति आपको बनाना है, लंब समद्वि भाजक बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडर का भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और शेष सभी क्या खेलते हैं? टेनिस। तो 12 और 6 कितने हो रहे हैं? 18, मतलब 30 बच्चों में से 18 बच्चे जो है क्रिकेट इतनी चीज़ें पसंद करते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे वाले का नहीं बताया हमें। तो फुटबॉल पसंद करने वाले संख्या का टेनिस पसंद करने वाले से अनुपात, ये 6 और 12 का हमें जो शेष है 18, तो 6 और 18 का अनुपात हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम, तो सबसे पहले इसमें से निकाल लीजिए। पहले 30 बच्चे हमारे पास टोटल, 6 और 12 मतलब इतने फुटबॉल और क्रिकेट पसंद करने वाले 18। 30 में से 18 माइनस कर लीजिए, तो 12 कुल बच्चे वाले टेनिस हो गए। ठीक है, तो अब सबकी संख्या निकल गई, 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और 12 टेनिस, कुल मिलाकर 30 होगा। अब हमें किसकी संख्या बोली है?
फुटबॉल और टेनिस की, ठीक है। तो फुटबॉल टेनिस की करना है तो फुटबॉल वाले 6 है, टेनिस वाले 12। अनुपात के लिए हम बटे का लेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 1:2 का अनुपात हो जाएगा फुटबॉल और टेनिस पसंद करने वाले संख्या के अनुपात में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने मिलीमीटर वर्षा होंगी, यह मानते हुए वर्षा जो है हमें बताना, ठीक है। कितनी इससे हो रही होगी वर्षा, उसी गति में हमें बताना है। तो 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा, तो एक दिन में कितनी होगी 276 बटे ये जो 3 है वो भागित का गुणित का भागित में चल जाएगा, ठीक है। 3 से काट दीजिए, 3 9 27 और 3 दूनी 6, तो 92 मिलीमीटर वर्षा होगी। लेकिन हमें 7 दिन का निकालना है, तो 92 गुणित 7 तो कितना कर देंगे 644, ठीक है। 644 mm वर्षा हो जाएगी। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलता है, फिर आधा किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचता है। तो कितनी दूरी पैदल चलता है हमें बताना है, ठीक है। तो घर से स्कूल की दूरी 9/10 है, ठीक है। अब हम बस से आधा किलोमीटर वो जो है पार करता है अजय, तो माइनस करेंगे 9/10 में से 1/2, ठीक है। माइनस करते आपको आता होगा संख्याओं का, तो यहाँ पर हम करेंगे। यदि आपको नहीं आता है तो आप इसको सीख सकते हैं, जैसे 5/5 हमने यहाँ ले लिया है, इसका अर्थ भी एक ही होता है, 5 से 5 कट गया 1, तो 1 वैसे भी है और वैसे भी उपस्थित है, ठीक है। तो आपको यदि नहीं आएगा तो आप इसको इजी कर सकते हो। 5/10 आ गया, दोनों का हर हमने जो समान बना लिया, नीचे भी 10 ऊपर भी 10। 9/10 ऋण 5/10, तो 10 एलसीएम ले लिया, 9 में से 5 गया तो कितना बचता है 4, 4/10। फिर 2 से हम इसको चाहे तो और काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, आपके लिए सरल होगा, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर पैदल वो चलेगा, ठीक है। 2 किलोमीटर और ऊपर में 500 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 250 मीटर लंबी और 175 मीटर चौड़ी आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा यानी व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इसका व्यय, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से, 5 अंक के लिए प्रश्न है। सबसे पहले बाड़ की लंबाई, हम आयत का परिमाप, क्योंकि आयत का जैसा है बाड़, तो हम आयत का परिमाप निकालेंगे 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई दी हमें 250 और 175 चौड़ाई दी है, तो 2 गुणित 250 धन 175 हम कर देंगे, तो कितना होगा 425। उसमें हम फिर 2 का गुणा कर देंगे तो 850 मीटर आएगा, ठीक है। ये जो आयताकार बाड़ है ये ऐसी बनी है एक, जिसको हम कहते हैं। खर्चा हमें 12 रुपये प्रति मीटर आ रहा है, तो 850 हमें क्या करना है, 350 मीटर का यहाँ पर बताया हम व्यय करने। तो 850 में हम 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक जो है 1 मीटर के हिसाब से हमें 12 प्रति मीटर है व्यय लगाने का। तो 850 में हम कितने का गुणा करेंगे 12 का, तो हमारा आ जाएगा 10,200 रुपये का व्यय आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 10,200 रुपये। चलिए 5वां प्रश्न है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें। तो बल्ब है यहाँ पर, एक बल्ब जो है वो बराबर है, ठीक है। सोमवार है तो 2 बल्ब के बराबर में है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, 2 और 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 शंख 12, मतलब ये कुल 12 बल्ब है। इसी प्रकार से मंगलवार भी 16 है, संख्या करते जाइए उसका दुगुना कर दीजिए, क्योंकि एक बल्ब 2 बल्बों के बराबर यहाँ बताया गया है। ऐसे ही 4 है तो 8 और 5 है तो 10 और 7 है तो 14, ठीक है। इसी प्रकार से डबल संख्या कर दीजिए, कुल 36 बल्बों की संख्या होगी। यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे सभी को प्लस करके। तो चित्रलेख को हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, ठीक है। शुक्रवार को देखिए यहाँ पर हमें कितने बल्ब दिख रहे हैं 14, तो उत्तर होगा 14। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी, तो सर्वाधिक 18 बल्ब दिख रहा है, तो ये था किस दिन, संडे के दिन यानी रविवार। और बल्बों की संख्या किस दिन समान थी, तो बुधवार और शनिवार उत्तर आएगा। और किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम, तो ये भी बुधवार और शनिवार, क्योंकि समान भी थी और कम भी थी। यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो एक इसमें 9 आ सकते हैं, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 86, तो इसका भाग दे दीजिए, ठीक है। ठीक है, ये 86 इसमें 9 का भाग देंगे तो 9 9 81, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा,
तो कुल मिला के यहाँ पर 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 डिब्बे। तो हमें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 10। तो कुल मिला के ये आपका आज का जो प्रश्न पत्र हमने देखा कक्षा 7वीं गणित का है। 50 में से 50 नंबर आएंगे यदि आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। यही प्रश्न पत्र आपको कल आएगा, जल्दी से इसको फटाफट से नोट कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आंसर सहित मैंने आपको पूरे क्वेश्चन पेपर बताया 1 से लेकर 22 तक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।